नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के लिए अनिवार्य हिंदी हेतु NCERT पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 से अध्याय संख्या 2 जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि एक व्यंग्य लेख है। क्या इस पाठ की विषय वस्तु है? इस विषय वस्तु को जानें उससे पहले संक्षिप्त परिचय हम एक बार कमलेश्वर का जान लें। तो हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर का जन्म मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने MA किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर भी ये कार्यरत रहे। साथ ही इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख रहे हैं। साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया। साथ ही भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और 27 जनवरी सन 2007 ईस्वी को इनका निधन हुआ। 27 जनवरी सन 2007 ईस्वी को इनका निधन हुआ। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिनमें से यदि हम देखें तो राजा निर्लखिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये सभी इनके कहानी संग्रह थे। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, इनके उपन्यास रहे हैं। और कितने उपन्यास शीर्षक से जो इनका उपन्यास दिया है, उसके लिए साहित्य अकादमी के द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया गया, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इन्होंने कई यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और आत्मकथा भी लिखी है। यहाँ पर यदि हम इस पाठ की बात करें तो क्या विषय वस्तु है इस पाठ की? तो जॉर्ज पंचम की नाक, जो शीर्षक दिया गया है, कहानी व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई एक कहानी है। हमारे समाज में नाक का संबंध इज्जत और सम्मान से जोड़ा जाता है, और इसी आशय से नाक रखना, नाक का बाल होना, नाक कटना आदि नाक से संबंधित कई मुहावरे भी प्रचलित हैं और विभिन्न अर्थों में उनका प्रयोग हो रहा है। एक समय जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत यात्रा पर आने वाली थी, संक्षिप्त परिचय की बात हो रही है, तो मैं संक्षिप्त परिचय अपने हिसाब से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो वो अपने पति के साथ भारत यात्रा पर आने वाली थी। तो उन्हीं दिनों दिल्ली में इंडिया गेट के सामने स्थित जॉर्ज पंचम की लाट, जो मूर्ति है, जो लगी हुई, मूर्ति की नाक टूट गई और रानी के पुरखों की नाक नहीं रहे, जो कभी भारत सहित आधे विश्व का सम्राट था, लगभग भारत के साथ साथ आधे संसार पर जिनका राज्य था, ऐसे उनके बुजुर्गों का, उनके पूर्वजों का यहाँ कोई स्थान हो, उनकी कोई मूर्ति हो, कोई लाट हो और उस पर नाक नहीं हो, तो बड़े अपमान की बात है। उसकी मूर्ति नाक से रहित दिखाई दे, इससे रानी को कितना बुरा लगेगा। यह बात चिंतनीय थी और इस कारण भारत सरकार के सारे राजनेता और एवं सरकारी अधिकारी जो भी थे, सभी चिंतित थे कि जॉर्ज पंचम की नाक कैसे ठीक की जाए। ये चिंता सता रही थी। तो यहाँ पर व्यंग्य यह है कि वो अंग्रेज, वो ब्रिटिश लोग जिन्होंने
लगभग 200 वर्षों तक हम पर राज किया, शासन किया, हमें गुलाम बनाकर रखा। हम अपनी दास्ता, अपनी पीड़ा, अपनी गुलामी को भूल करके किस प्रकार से आज भी उनको अपना रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, तो कितनी जल्दी हम अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को या हो चुके अत्याचारों को भुला करके उनको सम्मान देने की बात कर रहे हैं। ये व्यंग्य है। इस कारण भारत सरकार के सारे राजनेता और सरकारी अधिकारी सभी चिंतित थे कि जॉर्ज पंचम की नाक कैसे ठीक की जाए और कैसे उसकी सुरक्षा की जाए। इस प्रकार से इस पूरे पाठ में जो कि शीर्षक दिया गया है जॉर्ज पंचम की नाक, नाक की इज्जत से जोड़ना, सामंती मनोवृत्ति को जो बताया गया है। नाक को इज्जत से जोड़ करके इसको वर्तमान सामंती मनोवृत्ति से जोड़ा गया है और सामंती खोखली शान पर तीखा व्यंग्य किया गया है। कमलेश्वर द्वारा रचित इस कहानी का उद्देश्य क्या है, क्या सोच करके उन्होंने ये कहानी लिखी है? तो जॉर्ज पंचम की नाक जो व्यंग्यपरक कहानी यहाँ पर दी गई है, उसमें जॉर्ज पंचम की मूर्ति से नाक गायब होने की स्थिति में हुक्मरान जो थे, शासक लोग, उनकी चिंता बढ़ जाती है। मूर्तिकार की कलाकारी तथा प्रशासनिक व्यवस्था की खोखली स्थिति, इन सभी की वास्तविक स्थिति का चित्रण करना लेखक का उद्देश्य रहा है कि नाक को इज्जत से जोड़ना भले ही उचित हो, परंतु सामंती मनोवृत्ति को अपनाना अनुचित है। सामंतों को नाक बचाने की खोखली चिंता रहती है। हमारे देश के हुक्मरान अब भी नए नए सामंत बन गए हैं, इन्हें भी अपनी नाक बचाने की चिंता सताती रहती है। और लेखक ने ऐसी स्थिति पर सख्त व्यंग्य किया है। साथ ही इस व्यंग्य के साथ साथ लेखक ने आज़ाद भारत के उन शासकों पर व्यंग्य किया है जो अपने आत्मसम्मान को भूल चुके हैं। वे अतीत में हुए अपने अपमान को भूलकर अत्याचारियों का सम्मान करने में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो अंग्रेज़ जो 200 वर्षों तक हम पर लगातार शासन करते रहे, हमारा अपमान करते रहे, शोषण करते रहे, हम उसको भूल करके उन्हीं का सम्मान कर रहे हैं। उन्हें अपने देश के महापुरुषों, शहीदों और संघर्षों की भी कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो केवल इंग्लैंड की रानी का मान सम्मान रखने की। इस कहानी के दौरान आप इन हुक्मरानों के कर्तव्यहीनता, उत्तरदायित्वहीनता आदि मनोवृत्तियों को भी आप देख सकते हैं और इस पर भी एक तीखा व्यंग्य यहाँ पर लेखक ने किया है और इसी उद्देश्य और अभिव्यक्ति के रूप में ये कहानी प्रस्तुत है जॉर्ज पंचम की नाक। पाठ बहुत सुंदर है। देखते हैं अब पाठ में क्या दे रखा है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। मई का मतलब होता है 7। एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ जब भारत यात्रा पर आने वाली थी, अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबर आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। शाही दौरा क्या होता है? जब कोई राजा या शासक
किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाता है तो उसे शाही दौरा कहा जाता है। तो लंदन का जो मुख्य अखबार था उसमें रोज़ाना यही खबरें आ रही थी कि इस शाही दौरे के लिए, शासक वर्ग के इस यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां वहां पर चल रही हैं, रोज़ अखबार में देखते। और वो तैयारियां क्या है, देखिए कैसी अखबारों में आती कि रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, इन 3 राष्ट्रों के दौरे पर वो क्या पहनेगी। क्या उनका सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी होता है सचिव, उनका सचिव और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। कहाँ क्या पहनेगी, इस बात की जानकारी के लिए यहाँ के इस उपमहाद्वीप का एक यात्रा पहले करने वाले थे कि रानी से पहले एक बार हम जा कर के आएं, ताकि रानी को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है। पहले राजा महाराजाओं का जब समय हुआ करता था तो साथ में सेना निकलती थी और निकलने के साथ ही उनका पूरा दल बल दिखता था, लेकिन अब वो दिन बीत चुके हैं। इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही है। फोटोग्राफर साथ आते हैं और फोटोओं के जरिए उसका प्रसारण करते हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कर्तनें, कर्तनों का मतलब होता है कटिंग। छोटी छोटी अखबारों की जो खबरें होती हैं उनके लिए आया है कतरने शब्द। तो इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। जो खबर पहले इंग्लैंड के अखबारों में छपती, दूसरे रोज उन्हीं खबरों की कटिंग भारतीय अखबारों में भी देखने को मिलती। और कैसे मिलती, देखिए कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्च कर उस सूट पर आया है। 400 पाउंड का खर्चा। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी उसमें। प्रिंस फिलिप जो कि रानी का पति है, उसके कारनामे छपे। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों यानी बड़े लोगों के साथ साथ जो इनके साथ जुड़े हुए थे, इनके नौकर चाकर, उनकी भी पूरी की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। यहाँ पर ये बात एक व्यंग्य है कि शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई, कि चाहे उसमें गुण हो या न हो, समाज में उसका कोई सम्मान हो या न हो, यदि वो किसी प्रकार के राजतंत्र से उसका संबंध है तो वो अखबार में सम्मान पा ही लेता है। ये व्यंग्य है। यहाँ पर बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ध्यान देने की बात है, ये शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, कि रानी एलिजाबेथ के आगमन की तैयारियां तो कहाँ हो रही हैं, कूच करने वाली है वहाँ से रानी, और उसकी गूंज, फूंक वहाँ से मारी जा रही है, लेकिन उसकी आवाज़, उसका प्रभाव आप भारत में देख सकते थे। अर्थात जहाँ से रानी एलिजाबेथ निकल रही है वहाँ पर वहाँ के लोगों में इतना उत्साह नहीं देखा गया जितना उत्साह
भारत के लोगों में देखा गया। इसलिए कहा कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। फूंक वहाँ से लग रही थी, क्रियाकलाप शुरू वहाँ से हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं है। गूंज रहा है हिंदुस्तान में, लोग यहाँ पागल हो रहे हैं रानी एलिजाबेथ के सम्मान के लिए। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। जो इतना खर्चा करके यहाँ पर आ रही है भारत जैसे राष्ट्र में, तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची, जैसा कि पहले कहा कि उसके बावर्ची और उसके नौकरों तक की जीवनियाँ अखबारों की पन्नों में छप चुकी थी। तो जिनके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर के लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेखास्ता मुँह से निकल गया अनायास ही कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम भी उनको अपने घर, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। कायापलट होना मतलब पूरी तरह से बदल जाना। दिल्ली का जो पुराना स्वरूप था उसका रूप बदलने लगा। क्या क्या बदलाव होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, पाठ के दौरान हम देखेंगे। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा। देखिए क्या जादू था ये कि किसी ने किसी से नहीं कहा और किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। जो सड़कें पुरानी हो चुकी थी उनकी मरम्मत हो गई, वो नई हो गई। इसलिए कहा है जवान हो जाना। उन सड़कों की बिना किसी सूचना के वो नई हो जाती हैं, रिपेयर हो जाती हैं। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। जो सड़कें जर्जर हो गई थी पुनः उनकी मरम्मत कर दी गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीन होते हैं कोमलांगी, कोमल शरीर वाले। जो दिल्ली की पुरानी इमारतें थी उन्होंने नई नवेली कोमल अंगों वाली दुल्हनों के जैसे सुंदर औरत की तरह से उनको सजाया गया, श्रृंगार किया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी और वह थी जॉर्ज पंचम की नाक, जिसको लेकर के लेखक ने ये कहानी लिखी है। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता सा जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यहाँ पर देखिए इस कथन में कितनी बड़ी बात लेखक ने यहाँ पर कही है कि दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। और इस बात को हमने परिचय के दौरान भी पहले स्पष्ट किया कि नाक को यहाँ पर सम्मान के रूप में देखा जाता है, इज्जत के रूप में देखा जाता है। दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी, सम्मान नहीं था। आत्मसम्मान की बात यहाँ पर लेखक करना चाहता है कि सब कुछ होते हुए भी कितनी जल्दी हम अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को भूल गए और अपने आत्मसम्मान को भूलकर हम दूसरे के सम्मान की बात कर रहे हैं। जिसने हम पर अत्याचार किए, जिन्होंने वर्षों तक हमें अपना गुलाम बनाकर रखा, हम उन्हीं के सम्मान में अंधे हो रहे हैं। इसलिए ये बात कही गई कि दिल्ली में सब कुछ था पर सिर्फ नाक नहीं थी, सम्मान नहीं था।
आत्मसम्मान नहीं था लोगों में। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किए थे, चंदा इकट्ठा किया था, जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। किसके लिए? इस नाक के लिए। जिस जॉर्ज पंचम की मूर्ति की लाट पर जो नाक की बात की जा रही है, उसके लिए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। पूरी कहानी व्यंग्य के रूप में है। जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, अर्थात जॉर्ज पंचम की इस मूर्ति को सम्मान दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये वही जॉर्ज पंचम है जिसने यहाँ पर कभी अपना अत्याचार बरपाया था, लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए थे। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और ज़्यादातर लोग खामोश थे। कुछ विपक्ष में थे, कुछ पक्ष में थे और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ की थी। कुछ लोग पक्ष में थे और कुछ लोग विपक्ष में थे। कुछ लोग खाली खामोश बैठे थे। अब खामोश बैठने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। जो पक्ष में है वो लोग समझ रहे थे कि चुप बैठे वो हमारी तरफ हैं, और जो विपक्ष में है वो सोच रहे हैं कि ये हमारी तरफ में है। इसलिए सबको अपना अपना वो मत नजर आ रहा था। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। हथियारों से सुसज्जित पहरेदार, चौकीदार तैयार कर दिए गए, रक्षक तैयार खड़े कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी। ऐसी नाकें कौन? ऐसे कर्मचारी जो झूठी शान को बचाने के लिए अपनी नाक को कटवाने के लिए तैयार थे। तो ऐसे बहुत से जिंदा सिपाही खड़े थे, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतरा कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा, छापामार युद्ध भी होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हथियारों से सुसज्जित सुरक्षाकर्मी खड़े कर दिए गए हों, जगह जगह सख्त पहरा है, और उसके बाद में ऐसी घटना होती है, तो ये यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर व्यंग्य है। भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी सशक्त है वो तो आप देख ही सकते हैं कि हथियारबंद पहरेदार उसकी पहरेदारी कर रहा है कि कोई उस मूर्ति की नाक तक नहीं पहुंच जाए। इतने कड़े पहरे में मूर्ति की नाक गायब हो जाती है, तो कितना मुस्तैद है यहाँ का सुरक्षा विभाग। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह पर तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। ये सब कुछ होते हुए उस मूर्ति के ऊपर से उसकी नाक हट गई, नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, अचानक से परेशानी बढ़ गई कि जब रानी एलिजाबेथ यहाँ पर आएगी और वो देखेगी कि मूर्ति के ऊपर तो नाक ही नहीं है,
तो उनको बुरा लगेगा। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों, जो भला चाहने वाले लोग थे, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई। मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ पर सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यदि रानी एलिजाबेथ यहाँ भारत आती है और वो मूर्ति पर देखती है कि नाक नहीं है, तो ऐसा देखने में हमारी भी नाक नहीं रहेगी, अर्थात हमारी भी कोई इज्जत नहीं रहेगी। उच्च स्तर के मशवरे हुए, हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है, बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठते हैं, देश के खैर ख्वाह जो देश के बारे में भला सोच सकते हैं, दिमाग खरोचे गए, दिमाग पर जोर डाला गया और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी नाक चाहे रहे या न रहे, लेकिन इस मूर्ति की नाक रहना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। सारा काम छोड़ करके पहले वो दिल्ली आए और संबंधित अधिकारियों से मिले। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसों से तंग था, लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, हुक्म देने वाले जो लोग थे उनके चेहरे देखे उसने आते ही। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। तो बदहवास का अर्थ होता है घबराए हुए। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। कलाकार को लाचार क्यों कहा गया है कि बेचारा मजबूर था, मना भी नहीं कर सकता। यदि मना करेगा तो सरकारी हुक्मरानों के द्वारा उसे भी कोई ना कोई दंड दिया जाएगा, इसलिए बाध्य था, वो मजबूर था। और इन खैर ख्वाहों की, शासकों की व्यवहार को और उनके हाव भावों को देखकर कलाकार की भी आंखें नम हो जाती हैं। तभी एक आवाज़ सुनाई दी कि मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया कि नाक लग जाएगी, लेकिन मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, कब बनी थी, कहाँ पर ये तैयार की गई थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, क्योंकि मूर्ति के उस पत्थर से पत्थर का मिलना बहुत ज़रूरी है। सब हुक्कामों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। हुक्मरान सिर्फ हुक्म ही तो दे सकते थे, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक की नज़र ने दूसरे की नज़र से कहा, सिर्फ आंखों ही आंखों में, कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। उनके हाव भावों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्तिकार के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर ये कहते हैं कि जिम्मेदारी मेरी नहीं, ये आपकी है। तो यहाँ पर आप, यहाँ की जो कार्यालयी व्यवस्था है, किस प्रकार से टालू प्रवृत्ति है, अपना काम दूसरे पर थोपना, काम चोर प्रवृत्ति जिसको हम कहते हैं, वो आप इन लोगों में देख सकते हैं। खैर मसला हल हुआ। एक कलर को फ़ोन किया गया, एक बाबू को, कि इस बात की पूरी छानबीन करने का काम उसे ही सौंपा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। फाइलों का पेट चीरना मतलब पुरातत्व विभाग की उन फाइलों को खंगाला गया। पेट चीरना, जैसे पेट में
छिपी हुई किसी बात को यदि निकालना हो तो उसे काट करके निकालना पड़ता है चमड़ी के नीचे से। तो उसी प्रकार वे फाइलें जो सिर्फ इतिहास पुरातत्व की खबर बन करके दब चुकी हैं, जिनके ऊपर पता नहीं कितने समय की परत चढ़ गई है, कर्द जम चुकी है, उन फाइलों को खंगाला गया पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया कि सर मेरी खता माफ हो। खता मतलब होता है अपराध। कि सर मेरी गलती को क्षमा करें, फाइल सब कुछ हजम कर चुकी है। कि फाइल को मैंने खंगाल लिया लेकिन फाइल के पेट में तो कुछ है ही नहीं, फाइल ने सब कुछ निगल लिया है, फाइल खा गई। ये देश का भला करने वालों की मीटिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर अकेले एक रूप में अलग बैठा हुआ आपको वो चित्रकार, मूर्तिकार जिसकी बात हो रही है वो देख सकते हैं। हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। उदासी के बादल क्यों छा गए? कि जब बाबू आकर कहता है कि इस साल पुरातत्व विभाग की सब फाइलों के पेट चीरे लेकिन कुछ नहीं मिला, फाइल सब कुछ हजम कर गई। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दिया गया कि जैसे भी हो अब यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार मतलब जिम्मेदारी। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसे मसला हल कर दिया गया। वह बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई कि चलो अभी भी बढ़िया है, ये मूर्तिकार स्वयं अपने आप ही लेके आएगा और नहीं लेके आएगा तो इसको दंड दे देंगे, जिम्मेदारी तो ये हो ही गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश की गर्भ में छिपी है, जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया क्योंकि बड़े लोगों के द्वारा ये बात कही गई थी। अखबारों की हेडलाइंस बन गया ये। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश होकर के लौटा। तो उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत बरसना मतलब धिक्कार का भाव होना, मुहावरा है। यहाँ पर आप मुहावरे का प्रयोग भी देख सकते हैं ना, लानत बरसना, लानत बरस रही थी मतलब तो आगे बढ़िए। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। ये इस मूर्ति के लिए जिस पत्थर को काम में लिया गया वो पत्थर भारत में नहीं लिया गया, ये भारत विदेश से लाई हुई मूर्ति है। पत्थर ही बाहर का है ये। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, धिक्कार है आपकी बुद्धि पर। क्यों कहा उसने ऐसा? देखिए व्यंग्य है ये भी कि विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग
हम भारतीय होते हुए भी किस प्रकार से पश्चिमी संस्कृति के दीवाने होते जा रहे हैं, किस प्रकार से हम अपनी ही संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी ही संस्कृति हमें बेगानी लगने लगी है। उसके तौर तरीके, रहन सहन तक जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? पत्थर भी मिल सकता है। जब हर चीज़ की नकल कर सकते हैं, दिखावा हम कर सकते हैं, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? यहाँ पर वो भी मिल सकता है। तो ये सभी लोगों पर एक व्यंग्य है जो इस प्रकार के दिखावे भरी या आडंबर भरा जीवन जीते हैं। मूर्तिकार चुप खड़ा था। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। जब सभापति की ये बात सुनी तो मूर्तिकार की आंखों में चमक आ जाती है, अर्थात अचानक से खुशी छलक आती है। और उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक नहीं पहुँचे। अगर ये बात अखबार वालों तक नहीं पहुँचे तो मैं आपको एक उपाय सुझा सकता हूँ। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। सभापति महोदय के आंखें भी खुशी का इजहार कर रही थी। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए कि ठीक है, बंद कर दो गेट, दीवारों के भी कान होते हैं, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। तब मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। यहाँ पर देखिए ये व्यंग्य है कि इसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत चाहे उतर जाए तो कोई गम नहीं हो। हुक्मरान क्या जवाब देते हैं इसका देखिए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद, एक क्षण की घबराहट के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से कर सकते हो आप ऐसा, आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई बात नहीं है, सावधानी से आप ऐसा कर सकते हो। अब मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। वह दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी राव, कावसजी जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली। ये सभी जो मूर्तियां लगी हुई थी, इन सब की नाक उसने देखी, नापी और गुजरात की ओर भागा। वहाँ पर उसने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को देखा और पश्चिम की ओर चला गया, बंगाल की ओर। वहाँ पर उसने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नापजोक की, और फिर बिहार की तरफ चल पड़ा। बिहार होता हुआ वह उत्तर प्रदेश की ओर आया, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल खान, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय आदि की लाटों के पास भी गया। और घबराहट में वह मद्रास भी पहुँच गया और सत्यमूर्ति को भी देखा। और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का उसने दौरा किया। पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी उसका सामना हुआ। आखिर वह दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया हूँ, सब मूर्तियों को मैं देख आया हूँ, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। यहाँ पर नाक, इस जॉर्ज पंचम की लाट से सबकी नाक बड़ी निकलना, देखिए क्या है कि ये सभी जो महान लोग थे, इन सभी की सम्मान, इन सभी की इज्जत उस जॉर्ज पंचम से कहीं ज़्यादा थी। इसलिए मूर्तिकार ने कहा कि मेरे परिमाप से तो इन सब की नाक बड़ी निकली, जो इस मूर्ति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अर्थात इस घटिया मूर्ति के लिए इतने इन महापुरुषों की नाकों को, इनके सम्मान को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है, जिन्होंने इस राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए इतना अथक प्रयास किया।
ऐसे क्रूर शासकों की सम्मान के लिए उनकी नाक, उनके सम्मान को दांव पर लगाया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो उसका जवाब था कि जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। किस जॉर्ज पंचम से तो सभी ज़्यादा ही सम्मानशाली, उनका, मेरी नज़र में उनका सम्मान ज़्यादा ही था। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि सुना है, बिहार के सेक्रेटेरिएट का मतलब सचिवालय, कि सचिवालय के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी वह पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे बड़ी ही बैठती हैं। लेकिन वहां जाकर देखा कि इन बच्चों ने किस प्रकार से राष्ट्र की खातिर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, तो ये भाव जब देखा तो उसका सम्मान भी इससे कहीं बढ़कर ही मिला। तो इसके लिए कहाँ से आए नाक? अब बताइए मैं क्या करूं? मूर्तिकार साफ साफ कह देता है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम चुका हूं, यहाँ की लगभग सभी मूर्तियों को मैं जांच चुका हूं, परख चुका हूं, सभी की नाक इस नाक से बड़ी है, यानी सभी का सम्मान इससे तो कहीं ज़्यादा ही है। ऐसी कोई लाट मुझे नहीं मिली जिसकी नाक इस मूर्ति पर लगाई जा सके या इसका सम्मान उससे ज़्यादा हो। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, नई पॉलिश, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। पूरी मूर्ति तैयार हो गई थी, लेकिन मूर्ति के ऊपर नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मानों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची कि अगर जॉर्ज पंचम के नाक नहीं लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हो गई, अपनी बेइज्जती करवाने वाली बात हो गई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, गरीब आदमी था बेचारा, और जो गरीब होता है वो बड़ा संघर्षशील होता है, जल्दी ही हार नहीं मानता है वो। इसलिए मूर्तिकार भी हार मानने वाला नहीं था। एक हैरतअंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौन था? आश्चर्यचकित कर देने वाला एक और ख्याल उसके दिमाग में आया और उसने पहली शर्त दोहराई। पहली शर्त कौन सी? कि यदि ये बात अखबारों वालों को या पत्रकारों तक नहीं पहुंचे तो आपको एक बात बताऊं। तो उसने पहली शर्त दोहराई कि अगर ये बात यहीं तक रुके तो मैं आपको एक और मशवरा दे सकता हूं। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। भारत की जो कुल जनसंख्या है अब तो 140 करोड़ के आसपास, 135-36, लेकिन तत्कालीन समय में जो जनसंख्या थी उसका विवरण यहाँ पर दिया कि 40 करोड़ जिंदा नाकों में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब कौन ऐसा आदमी है जो अपनी नाक कटवा करके उस मूर्ति की नाक बचाएगा? बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, चौंक उठना, देखिए अचकचाना मतलब चौंक उठना, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है।
आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए, मैं आपको इशारा करके बता सकता हूँ कि किसकी नाक उस मूर्ति पर लगेगी। अब कटवाना आपके ऊपर निर्भर करता है। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई कि ठीक है, तू 40 करोड़ जनसंख्या में से नाक ढूंढ। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखा करके साफ किया गया। उसकी जो रवाब थी वो निकाली गई और ताज़ा पानी उसमें भरा गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह भी उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। यदि नहीं लगी तो तू भी इसके लिए दंडित होगा। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है। यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक और बात गौर करने योग्य थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी। कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। कोई सम्मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी और किसी हवाई अड्डे पर या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए, एक मूर्ति के लिए। अब यहाँ पर हम इसके प्रश्नों की बात करते हैं जो कि इस पाठ के अंतर्गत दिए गए हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पर। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? पहला ही प्रश्न दिया गया है। पहले प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है? तो इसका जवाब दे सकते हैं कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर के जो चिंता या बदहवासी दिखाई गई है उसमें सरकारी तंत्र की गुलाम मानसिकता का बोध होता है। उससे पता चलता है कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा, आज़ाद हो जाने के बाद भी हम उनके गुलाम हैं। इसलिए उन्हें अपने अतिथि की नाक बहुत ही मूल्यवान प्रतीत होती है। इसके साथ ही सरकारी तंत्र की उदासीन मानसिकता का भी पता चलता है कि समय आने पर ही उनकी आंखें खुलती हैं। पहले वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। सरकारी तंत्र मीटिंग पर ही चलता है। बिना मीटिंग के वो किसी कार्य को अंजाम नहीं दे सकता है। छोटी छोटी समस्याओं पर निर्णय नहीं लेकर के समिति गठित कर दी जाती है। ऐसे मुद्दे जो राष्ट्रीय हित के हों या न हों, कोई बड़ा मुद्दा नहीं होने पर भी उसके लिए समिति गठित कर दो। जिम्मेदारी कोई लेना ही नहीं चाहता है। अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल करके छुटकारा पा लेने की कोशिश करता है। ये सभी के सभी जो बातें हैं यहाँ के सरकारी तंत्रों में देखने को मिलती हैं और ये बातें इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने अपने व्यंग्य के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है।
दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस प्रकार तर्कसंगत ठहराएंगे। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी यह थी कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर कौन सी ड्रेस पहनेगी। उसे लगता था कि रानी की आन बान शान भी बनी रहनी चाहिए और उनकी वेशभूषा भी थी विभिन्न देशों के अनुकूल होनी चाहिए। दर्जी की परेशानी भी वाजिब थी क्योंकि सभी के कपड़े तैयार करना उसकी ही जिम्मेदारी थी, इसलिए उसे ही रानी की शान शौकत और वातावरण के अनुकूल वेशभूषा की तैयारी करनी पड़ेगी। और यह सब बातें सोच कर के वो चिंतित हो रहा था। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, पाठ के दौरान हमने देखा। पाठ में ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि दिल्ली की कायापलट करने की दृष्टि से सड़कों की मरम्मत की गई, बूढ़ी सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल जड़ गई, उन पर डामर डालकर चमकाया गया, उनके किनारों पर रोशनी की उत्तम व्यवस्था की गई, सरकारी इमारतों पर, पर्यटन स्थलों पर रंग रोगन किया गया, उनकी सजावट की गई, सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया, सरकारी इमारतों के लॉन में लगे फव्वारों को सुधरवाया गया, उनको चलवाया गया, ट्रैफिक पुलिस की सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ मेहमान नवाजी की व्यवस्था की गई। ये सारे बदलाव उस समय किए गए होंगे। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इन प्रश्नों के लिए यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें तो आप इनका जवाब देख सकते हैं। तो पहला दिया ना कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके अपने व्यक्तिगत क्या विचार हैं। तो इस प्रकार की पत्रकारिता पहली बात तो मनोरंजन की पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। प्रत्येक देश का फैशन अपने समय के महत्वपूर्ण नायक नायिकाओं की वेशभूषा को देखकर चलता है, इसलिए मनोरंजन पत्रकारिता का नामी हस्तियों के खान पान वेशभूषा को लेकर के बातें करना स्वाभाविक है। फिर भी पत्रकारिता की दृष्टि से इन बातों का विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह पत्रकारिता का विषय नहीं माना जा सकता। मेरी दृष्टि में तो पत्रकारिता में मनोरंजन के अंतर्गत चटपटी खबरों को ही स्थान दिया जाना चाहिए। तो दूसरी जो ये बात की गई है कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी को रहन सहन और खान पान के तरीके को विशेष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि युवा पीढ़ी नए जोश और नई उमंगों से पूरित होती है, भरी हुई होती है, इसलिए यह अनुकरणीय संपत्ति होती है। पढ़ने लिखने के स्थान पर वह इन सब बातों पर विशेष ध्यान देती है। नंबर 5 पे आप गौर करेंगे, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किए। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले पत्थर की खोजबीन करने के लिए प्रत्येक फाइलों के माध्यम से उनकी जांच करवाता है जिस पत्थर से वह मूर्ति बनाई गई थी। फाइलों में नहीं मिलने पर उसने स्वयं पूरे देश का दौरा किया पत्थर ढूंढने के लिए। इस दौरे में वह प्रत्येक पहाड़ी प्रदेश और खानों में गया। उसके बाद उसने सारे भारत के नेताओं और महापुरुषों की लगी मूर्तियों की नाकों की नाप ली, लेकिन वो भी सभी बड़ी निकली। उसके बाद बिहार के सचिवालय के सामने 1942 के आंदोलन में शहीद हुए बच्चों की नाक को परखा, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काट करके जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने का प्रयत्न किया गया। ये सभी प्रयास मूर्तिकार के द्वारा किए गए। छठा प्रश्न देखिए, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्मानों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए इन दो कथनों को छांट करके ऐसे और भी आप देख सकते हैं जो सरकारी पाठ में दो ही नहीं, ऐसे कई कथन हैं जो सारे सरकारी तंत्र पर करारा चोट करती हैं।
शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। ये बहुत से कथन हैं ऐसे। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत से ऐसे कई कथन हैं जो इस पाठ में आप ढूंढ सकते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भारतीय नेता, यहाँ तक कि किसी भारतीय बच्चे की नाक भी फिट नहीं होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है यहाँ पर। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक है और जॉर्ज पंचम भी भारत में विदेशी शासक के प्रतीक रहे हैं। उनकी नाक कटना उनकी प्रतिष्ठा का धूल में मिलना है, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा भारत की प्रतिष्ठा के साथ अंग्रेजी साम्राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इसलिए दोनों ही प्रतिष्ठा को खतरा है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी साम्राज्य और जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर नकारा गया है। लेकिन रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन पर देश के सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के खिलाफत करने के स्थान पर उनके स्वागत में बिना नाक वाले होकर के जुट गए, बिना सम्मान वाले। जबकि जॉर्ज पंचम गुलाम भारत का विदेशी शासक था। उसकी भारत के प्रति न कोई आस्था थी और न कोई प्यार। उसकी लगाई गई मूर्ति का पत्थर भी विदेशी था। उसका मान सम्मान भारतीय नेताओं और शहीदों के बच्चों से कहीं अधिक था। उसकी नाक इन सबसे नीची थी। इसके बावजूद हमारे सरकारी अधिकारी चापलूसी करने के कारण और अपने स्वार्थ की पूर्ति के कारण जॉर्ज पंचम की नाक बचाने में लगे रहे और उन्होंने अपनी नाक की परवाह किए बिना लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। यहाँ तक कि किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगाने का प्रयत्न भी किया गया। 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय बच्चे की जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक का, ये 8वां प्रश्न, क्षमा करना, हम इस प्रश्न का जवाब नहीं दिए, हम 7वें प्रश्न के उत्तर पर ही चल रहे थे। तो इस 8वें प्रश्न पर अब आप जवाब चर्चा करेंगे कि जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट नहीं होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? किस ओर संकेत करना चाहता है? तो जॉर्ज पंचम की लाट पर यह संकेत करना चाहता है कि भारतीय बच्चे की नाक फिट नहीं होने की बात से कि भारतीय नेता और बलिदानी भारतीय बच्चों का सम्मान जॉर्ज पंचम से कहीं बढ़कर है। हमारे देश में उस व्यक्ति की नाक ऊंची होती है, अर्थात वह सम्मान का हकदार बनता है जो देश के लिए त्याग करता है, बलिदान करता है। जॉर्ज पंचम जैसे निर्दयी और हृदयहीन शासक को कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है भारतवासियों के लिए और भारत देश के लिए जिसके लिए उसे इतना सम्मान दिया जाए। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को बड़ी कुशलता के साथ छापा। उन्होंने अखबारों में केवल इतना ही छापा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। तो यहाँ पर देखिए कितना महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। कथन के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि नई दिल्ली में ब्रिटिश शासन की चमक दमक भले ही रही हो, फिर भी भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम ने अपने शासन की कूटनीतियों के आधार पर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। फिर भी उसे गलत ठहराने को किसी भी भारतीय में साहस नहीं था कि ये गलत हुआ, कि सब था सिर्फ नाक नहीं थी। उनमें आत्मसम्मान का बिल्कुल भी भाव नहीं था। प्रश्न संख्या 11 देखिए। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? वो इसलिए थे क्योंकि उस दिन भारत में न तो कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न सम्मान पत्र भेंट हुए, न कहीं कोई फीता कटा, न कोई सार्वजनिक सभा हुई और न हवाई अड्डे या स्टेशन पर किसी का स्वागत समारोह हुआ। इसलिए किसी का कोई ताज़ा चित्र नहीं छपा था, इसलिए अखबार खाली थे, किसी प्रकार की कोई खबर
नहीं छपी थी। तो ये था अपना आज का छोटा सा पाठ। इसके अलावा कि गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। व्यंग्य किस पर और क्यों किया गया है? तो यह व्यंग्य हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर किया गया है, क्योंकि हमारी नौकरशाही व्यवस्था इतनी अकर्मण्य और लचर और उत्तरदायित्व ही विहीन है कि उससे कोई भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। नाम की सुरक्षा व्यवस्था है उनकी, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा का जिम्मा उनका नहीं है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत भ्रमण पर आ रही थी। उसी समय एक हादसा हो गया था। वह घटित हादसा क्या था, अगर आपको ध्यान में हो तो आप बता सकते हैं कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत के भ्रमण पर, पाठ में तो आपने देखा ही है ना, वो हादसा क्या था जिसका शीर्षक हम पढ़ रहे थे। पाठ का शीर्षक ही एक हादसा था। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसकी नाक चली जाती है, वो एक हादसा कम नहीं था क्या? तो भारत भ्रमण पर आने से पूर्व ये घटित हादसा ये हुआ कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी, जो लाट थी, उसकी अचानक से नाक गायब हो गई। जॉर्ज पंचम की नाक किसने काटी होगी? अगर हम बात करें कि इस मूर्ति की नाक काटी किसने होगी, तो निबंध के आधार पर तो ऐसा ही लगता है कि जॉर्ज पंचम की नाक किसी देशभक्त क्रांतिकारी ने काटी होगी। उसने नाक काटकर गुलामी के अपमान का बदला लिया होगा। जानबूझ करके उसने ऐसा किया होगा कि उसने इतने दिनों तक भारतीयों पर अत्याचार किए, उसके अत्याचारों का जवाब इसी प्रकार से दिया जा सकता है। यहाँ पर अब बात करते हैं जॉर्ज पंचम की नाक। शीर्षक कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य की बात करें तो ये कमलेश्वर द्वारा लिखित एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। नाक का इस आधार पर अपना ही महत्व होता है। इस कहानी में सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए कहानीकार ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। इसी संदर्भ में कहानीकार ने बिना रीढ़ वाले भारतीय शासकों पर व्यंग्य किया है। ऐसे शासक अंग्रेज शासन द्वारा किए गए अपमान को भूलकर उन्हीं स्वार्थी लोग अत्याचारियों का सम्मान करने में हर तरह से लगे हुए हैं। उन्हें आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों, बलिदानी प्रपूतों आदि की चिंता नहीं है। उन्हें केवल इस बात की चिंता है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का सम्मान कैसे किया जाए और जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक कैसे लगवाई जाए जिससे हमारी नाक सुरक्षित रह सके। वे इस बात को भूल चुके हैं कि जिस देश से महारानी आ रही है उसी देश ने हमें गुलाम बनाया था। इस प्रकार इस कहानी में स्वाभिमान रहित भारतीय शासकों और अकर्मण्य अधिकारियों पर जहां व्यंग्य किया है, वहीं सरकारी कार्य प्रणाली की आलोचना भी तीखे व्यंग्य के रूप में की गई है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए, अब जॉर्ज पंचम की नाक रचना में भारतीय अधिकारियों पर किए गए व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। क्या व्यंग्य, अधिकारियों पर क्या व्यंग्य किया गया है? जॉर्ज पंचम की नाक रचना में बताया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगवाने के लिए भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई और उसमें मामला पेश किया गया। उस मीटिंग में सब एक मत सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। उच्च स्तर के मशवरे हुए
और अंत में एक कमेटी गठित की गई। एक छोटा सा भाषण अखबारों में छपा और सभापति ने मूर्तिकार को मूर्ति पर नाक लगाने का जिम्मा सौंपा। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो उनके द्वारा की जा रही है कि प्रशासनिक अधिकारी किसी महत्वपूर्ण काम को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। जैसी उनकी हरकतें हैं उनको देखकर लगता है, साथ ही वो अपना कार्य दूसरों पर डालकर किस प्रकार अपने आप को दायित्वों से मुक्त कर लेते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। तो इस प्रकार से ये था आज का अपना पाठ। आशा है आपको पाठ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, आज की इस कक्षा में सिर्फ इतना ही। फिर मिलूँगा एक नई कक्षा के साथ, एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए मेरी ओर से आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।